जरा सोचो, एक दुनिया जहां तुम्हारा हर एक स्टेप रिकॉर्ड हो रहा है। तुम क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या देख रहे हो, सब कुछ। और सबसे डरावनी बात, तुम्हें पता भी नहीं है कि कब, कैसे और किस लिए तुम गिल्टी डिक्लेयर कर दिए जाओगे। यही दुनिया थी 1984 की। एक ऐसी दुनिया जहां बिग ब्रदर सब कुछ देख रहा है, हमेशा, हर जगह उसकी आंखें हैं। और तुम कभी अकेला महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि सच में तुम अकेले हो ही नहीं। ये कहानी है विंस्टन स्मिथ की, एक आदमी जो एक छोटी सी क्यूबिकल में बैठ के रिकॉर्ड्स एडिट करता है, जहां हिस्ट्री को बार बार बदला जाता है। हाँ, तुमने सही सुना, जो हो चुका है उसे बदला जाता है, ताकि लोगों को लगे कि हमेशा सरकार ही सही थी। क्या खतरनाक आइडिया है ना। लेकिन इस दुनिया में सच वही होता है जो पार्टी कहती है। और जो तुम सोच रहे हो, अगर वो पार्टी के खिलाफ है तो वो भी क्राइम है। उसे कहते हैं थॉट क्राइम। तो दोस्तों, आज मैं समरी देने वाला हूँ एक कमाल की बुक 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल। विस्टन के दिमाग में शुरू से ही कुछ गड़बड़ी चल रही होती है। वो अलग सोचता है, अलग महसूस करता है, उसे लगता है कि कुछ तो गलत है। वो पार्टी की रियलिटी को क्वेश्चन करता है, पर चुपचाप, क्योंकि उसे पता है कि अगर जरा सा भी किसी को शक हो जाए तो तुम्हारा वजूद खत्म, तुम्हारा नामो निशान तक मिटा दिया जाता है। तुम्हें अनपर्सन बना दिया जाता है, जैसे कि तुम कभी पैदा ही नहीं हुए। मतलब ऐसा आदमी जो कभी था ही नहीं। दिन भर विस्टन मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ में काम करता है। अब सोचो, नाम ही है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ, पर वहाँ सिर्फ झूठ फैब्रिकेट किया जाता है। ये आयरनी है इस दुनिया की। मिनिस्ट्री ऑफ पीस वॉर प्लान बनाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लव टॉर्चर करते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ प्लेंटी सबको भूख से मार देते हैं। इस दुनिया में सच और झूठ के बीच की लाइन इतनी ब्लर है कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है, क्या असली है, क्या फेक। विस्टन को पुरानी दुनिया की याद आती है। वो याद करता है जब लोग खुल के बात करते थे, जब सच लिखने का हक था, जब प्यार करना अलाउ था। पर अब सब कुछ कंट्रोल्ड है। तुम किससे शादी करोगे, किससे मिलोगे, क्या पढ़ोगे, सब डिसाइड किया जाता है। और अगर तुमने किसी से सच में प्यार कर लिया तो समझो तुम्हारा क्राइम पक्का है। फिर एक दिन विस्टन की जिंदगी में आती है जूलिया। पहली बार उसके दिल में एक्साइटमेंट होती है, होप आती है, और सबसे इम्पोर्टेंट प्यार। जूलिया भी पार्टी से नफरत करती है। दोनों मिलके एक सीक्रेट रोमांस चालू करते हैं। जंगल के बीच एक छोटी सी जगह होती है जहाँ वो दोनों मिलते हैं, बिना किसी कैमरे के, बिना किसी माइक्रोफोन के। कम से कम उन्हें लगता है कि वहाँ वो सेफ हैं। पर ये दुनिया इतनी भी सिंपल नहीं है। यहाँ ट्रस्ट सबसे बड़ी गलती बन जाती है। विस्टन और जूलिया एक दिन ओ ब्रायन नाम के एक आदमी से मिलते हैं, जो उन्हें कहता है कि वो भी पार्टी के खिलाफ है। ओब्रायन कहता है कि वो एक सीक्रेट रिवॉल्यूशन का हिस्सा है। उसका कहना है कि एक अंडरग्राउंड ग्रुप है, द ब्रदरहुड, जो बिग ब्रदर को खत्म करने की प्लानिंग कर रहा है। विस्टन और जूलिया ओब्रायन पे भरोसा कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब वो सच में कुछ कर सकते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है। इस दुनिया में जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो तुम्हें दिखाया नहीं जाता है। विस्टन को लगता था कि ओ ब्रायन उनका अपना बंदा है, वो बंदा जो सिस्टम के खिलाफ है, जो सच में पार्टी से लड़ना चाहता है। जूलिया के साथ मिलकर विस्टन एक नया सपना देख रहा था, एक ऐसी दुनिया का जहाँ सच बोलना अलाउड हो, जहाँ प्यार की वैल्यू हो, और जहाँ बिग ब्रदर सिर्फ एक भूल हो जाए। ओब्रायन उन्हें एक किताब देते हैं, एक इल्लीगल किताब, जिसमें लिखा होता है पार्टी का असली फेस, उसका नाम, उसका कंट्रोल सिस्टम। वो किताब लिखी होती है एमेन्यूल गोल्डस्टेन नाम के एक आदमी ने, जिसे पार्टी ने सबसे बड़ा दुश्मन डिक्लेयर करा है। गोल्डस्टेन का नाम लेते ही लोग
कान बंद कर लेते हैं, जैसे किसी ने कचड़ा बोल दिया हो। विस्टन और जूलिया दोनों उस किताब को चुपके चुपके पढ़ते हैं, और जितना पढ़ते हैं उतना उन्हें भरोसा पक्का होता है कि ये दुनिया जिसमें वो जी रहे हैं ये एक झूठ है, एक बड़ा सा इल्यूजन है जिसे बस लोग मानते आ रहे हैं, डर की वजह से, मजबूरी की वजह से, और क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। विस्टन को लगता है अब कुछ करना पड़ेगा, सिस्टम को तोड़ना पड़ेगा। वो सपने देखता है फ्रीडम के, रिबिलियन के और एक नए रिवॉल्यूशन के। पर इस दुनिया में जब तुम्हें लगता है कि तुम जीत रहे हो, तब पार्टी तुम्हें सबसे ज़्यादा देख रही होती है। एक रात जब विंस्टन और जूलिया अपने सीक्रेट रूम में एक दूसरे की बाहों में होते हैं, एक आवाज़ आती है, यू आर द डेड। एक हिडन स्पीकर, एक छुपा हुआ माइक्रोफोन जो सालों से उनकी हर बात रिकॉर्ड कर रहा था। तैयारी पहले से थी, पुलिस आ जाती है, थॉट पुलिस। दरवाज़ा तोड़ा जाता है, विस्टन और जूलिया दोनों को खींच के ले जाया जाता है। उनकी दुनिया जो उन्हें सेफ लगती थी वो एक ट्रैप थी। और सबसे बड़ी बात, ओब्रायन जिस पे विस्टन ने पूरा भरोसा किया था, जिसे वो अपना दोस्त समझा था, वो भी पार्टी का एजेंट निकला। अब विस्टन सीधा पहुंचता है जहां सबसे बुरा होता है, मिनिस्ट्री ऑफ लव। नाम लव है लेकिन यहाँ सिर्फ टॉर्चर होता है। और यहाँ ऐसा नहीं है कि तुम्हें जाते ही तुरंत मार देंगे, नहीं, यहाँ तुम्हें धीरे धीरे तोड़ा जाता है। तुम्हारी सोच, तुम्हारा दिल, तुम्हारा ब्रेन, सब कुछ। विस्टन के साथ भी वही होता है। उसका इंटेरोगेशन स्टार्ट होता है। ओब्रायन खुद उसे टॉर्चर करता है। तुम क्या पार्टी के खिलाफ हो? तुम गोल्डस्टाइन को क्यों मानते हो? तुम्हें बिग ब्रदर से इतनी नफरत क्यों है? हर सवाल के साथ इलेक्ट्रिक शॉक, हर जवाब के साथ दर्द का नया लेवल। ओब्रायन उसे बताता है, पार्टी का गोल पावर है, सिर्फ पावर। हमें तुम्हारे दिमाग चाहिए, तुम्हारी लॉयल्टी चाहिए, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा प्यार, सब कुछ पार्टी के लिए होना चाहिए। विस्टन शुरू में लड़ता है, वो कहता है मैं कभी बिग ब्रदर से प्यार नहीं कर सकता। पर फिर आता है वो पार्ट जहाँ हर इंसान टूट जाता है। रूम नंबर 101। रूम नंबर 101 वो जगह है जहाँ तुम्हारा सबसे बड़ा डर तुम्हारा इंतजार करता है। किसी को ऊंचाई से डर है, किसी को बंद कमरे से, किसी को अंधेरे से, और वेस्टर्न को सबसे ज्यादा डर लगता था चूहों से। ओब्रायन उसके सामने एक केस लाता है, उसमें कई सारे चूहे होते हैं, और कहता है अगर तुम्हें बचना है तो अपना डर किसी और पर ट्रांसफर करो। कहो कि ये रैट्स जूलिया पर छोड़ दो। बस एक बार, सिर्फ एक बार कहो जूलिया। विस्टन जो अपने प्यार के लिए लड़ रहा था, जो सिस्टम से टकरा गया था, उस मोमेंट में वो टूट जाता है। वो चिल्लाता है, डू इट टू जूलिया, नॉट मी प्लीज, नॉट मी। और बस ये था एंड उसके रिबिलियन का। रूम नंबर 101 से आने के बाद का वेस्टर्न वो वेस्टर्न नहीं रहा था। उसका दिमाग पहले जैसा काम ही नहीं करता था। उसके चेहरे पे एक्सप्रेशंस नहीं बचे थे, आंखों में वो रोशनी नहीं थी, और दिल में किसी तरह की रेसिस्टेंस नहीं। वो बस एक खोखला आदमी बन चुका था, एक ऐसा पपेट जिसके तार अब पार्टी के हाथ में थे। उसे जेल से बाहर निकाल दिया गया, हाँ सच में, क्योंकि अब वो डेंजरस नहीं रहा। अब वो पार्टी के खिलाफ कुछ सोच भी नहीं सकता था। उसके अंदर से सोचने की आज़ादी ही छीन ली गई थी। वह एक छोटी सी चाय की दुकान में बैठता था, दिन भर विंडो के बाहर देखता रहता था, या फिर ओल्ड न्यूज़पेपर्स पढ़ता था जिसमें लिखा हुआ हर शब्द पहले से ही पार्टी के हिसाब से लिखी होती थी। कभी कभी वो जूलिया को याद करता था, लेकिन उस याद में प्यार नहीं बचा था, सिर्फ गिल्ट और तकलीफ थी। और फिर एक दिन एक ऑकवर्ड सी मुलाकात होती है। विस्टन और जूलिया फिर से एक पार्क में टकरा जाते हैं। दोनों बदल चुके होते हैं, पहचान तो वही होती है, लेकिन आंखों में कुछ नहीं बचा होता, ना मोहब्बत, ना गुस्सा,
ना उम्मीद। जूलिया कहती है, मैंने भी वो सब कह दिया था जो पार्टी चाहती थी। विंस्टन उसे देखता है, बस सिर हिलाता है, क्योंकि वो भी अंदर से टूट चुका था। दोनों के दिल में जो प्यार था वो तो कब का चले गया, और जो बचा है वो सिर्फ सर्वाइवल है। कहानी का सबसे चिलिंग पार्ट आता है तब जब विंस्टन एक दिन बिग ब्रदर की फोटो के नीचे बैठा होता है। आसमां से स्नो गिर रही होती है और वो अपने आप से कहता है, ही हैड वॉन द विक्ट्री ओवर हिमसेल्फ, ही लव्ड बिग ब्रदर। सोचो, जिसके खिलाफ पूरी कहानी में वो लड़ता रहा, जिससे वो नफरत करता था, जिसे गिराने के सपने देखता था, उसे अब वो प्यार करता है। ये उस दुनिया की सबसे डरावनी सच्चाई थी। यहाँ हर आदमी तोड़ दिया जाता है, इतने अंदर तक, इतनी गहराई तक कि वो अपने से भी बेवफा हो जाता है। पार्टी का सबसे बड़ा टारगेट यही होते हैं। तुम्हें सिर्फ डराना नहीं है, तुम्हारे दिमाग को बदल देना है। तुमसे वो सब कुछ कहलवाना है जो पार्टी चाहती है। तुम्हें उस चीज़ से प्यार करवाना है जिससे तुम सबसे ज़्यादा नफरत करते हो। और ये कोई फैंटेसी नहीं थी। जॉर्ज ऑरेवल ये दिखाना चाहते थे कि जब किसी सिस्टम के पास इतना कंट्रोल होता है तुम्हारी हिस्ट्री पर, तुम्हारी लैंग्वेज पर, तुम्हारे इमोशन पर, तो तुम्हारा फ्री विल, तुम्हारी इंडिविजुअलिटी, तुम्हारी आइडेंटिटी, सब कुछ मिट जाता है। वेस्टर्न का एंड एक विक्ट्री नहीं थी, वो एक वार्निंग थी, एक चिलिंग, कंफर्टेबल, हंटिंग वार्निंग कि अगर हमने अपनी सोच को, अपनी हिस्ट्री को और अपनी सच्चाई को कंट्रोल करने दिया तो एक दिन हम खुद से इतना दूर हो जाएंगे कि खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे कि हम थे कौन। रूम नंबर 101 के बाद का विंस्टन वो विंस्टन नहीं रहा था। उसके दिमाग पहले जैसा काम ही नहीं करता था। तो दोस्तों, यही थी 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल की कहानी। तो दोस्तों, अगर ये समरी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, और वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।